रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार समाज में कुछ इस तरीके के अपराध होते हैं कि जिनको सुनने के बाद में ऐसा मन करता है कि इन अपराधों को किसी को सुनाया ही ना जाए। लेकिन अगर किसी को सुनाया नहीं जाएगा तो लोग सतर्क कैसे होंगे? लोग ये कैसे जानेंगे कि अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा गलत होता है? लोग ये कैसे जानेंगे कि इंसान कितना ही ज़्यादा सतर्क होकर क्राइम करे, कितना ही ज़्यादा चालाकी के साथ में वो प्लानिंग कर ले, सारी चीज़ें कर ले। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो जो कातिल होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, इसमें कुछ दो राय नहीं है कि जब पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो कातिल होता है, चाहे वो पाताल में चला जाए या फिर कहीं और चला जाए, पुलिस उसको आखिरकार दबोच के ले आती है। और आज की कहानी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आज की कहानी के अंदर इतनी ज़्यादा शातिर तरीके से कत्ल किया गया था कि किसी को कानो कानो कोई खबर नहीं थी। हर कोई इसको महज एक एक्सीडेंट ही समझ रहा था। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और इस कत्ल के पीछे का जो मोटिव था, जो वजह निकल के आई, उसको जब लोगों ने सुना तो लोग बड़ा हैरान थे। और लोग उसके बाद में तरह तरीके की बातें कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि आज के ज़माने में अगर इस रिश्ते के अंदर भी विश्वासघात होने लगा तो फिर इंसान किस रिश्ते के ऊपर भरोसा करेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता होता है या फिर बाप बेटे का रिश्ता होता है। लेकिन अगर मैं अपनी नज़र से बताऊं तो वो रिश्ता अपनी जगह अलग मोल रखता है। लेकिन उसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता कोई होता है, सबसे ज़्यादा भरोसे का कोई रिश्ता होता है, तो वो रिश्ता होता है हस्बैंड और वाइफ, यानी पति और पत्नी का रिश्ता। अच्छा, पति और पत्नी का रिश्ता इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि दो शख्स जो पहले एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उसके बाद में दोनों शख्स एक दूसरे के साथ में शादी करते हैं। और शादी करने के बाद में जो पति होता है वो अपना पूरा परिवार अपनी पत्नी को सौंप देता है। यहाँ तक कि जितना पैसा, रुपया, मकान, सारा सब कुछ उसके नाम पे ही कर देता है। लेकिन दोस्तों, उसी रिश्ते में अगर विश्वासघात हो जाए तो फिर इंसान क्या करे? ये कहानी भी आज इस पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली कहानी है। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानेंगे। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की असल में शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसी लखनऊ के अंतर्गत एक इलाका आता है मलिहाबाद इलाका। और दोस्तों, ये जो मलिहाबाद इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि मलिहाबाद दशहरी आम आप सब लोगों ने खाया होगा। मलिहाबाद दशहरी जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, मीठी होती है, उसके अंदर की जो गुठली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। मैंने जब अपना बाग लगाया था तो उसमें दशहरी के कुछ मलिहाबाद के पेड़ भी लगाए थे, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ का जो आम होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लिहाजा मलिहाबाद के अंतर्गत एक गाँव आता है कुसभरी गाँव, और इसी कुसभरी गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के अंदर परिवार के मुखिया प्रदीप राय दयाल, उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास है। इनकी पत्नी रेखा और इनका एक बेटा और एक बेटी। 4 लोगों का ये परिवार है। परिवार काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। प्रदीप की जब शादी रेखा के साथ में होती है तो प्रदीप अपने माता पिता और भाई से अलग रहने लगा था, यानी सेपरेट रहने लगा था। आजकल के जो हमारे यूथ हैं उसमें क्या होता है कि परिवार से कलह हो जाती है, भाइयों से कलह हो जाती है, उसके बाद लोग अलग रहने लग जाते हैं। और ज़्यादातर जो केसेस होते हैं इसी वजह से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो प्रदीप थे वो एक सरकारी स्कूल में कुक का काम किया करते थे, वहीं पर खाना बनाते थे। कुछ पैसे अर्जित होते वो अपनी पत्नी रेखा के हाथ पर रख देते। जो बेटा और बेटी थे उनकी भरपूर तरीके से परवरिश हो रही थी। परिवार में वैसे तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन खुशियाँ भरपूर थीं। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। बात कर रहा हूँ मैं 10 मई साल 2024 की। 10 मई साल 2024 को प्रदीप शाम का खाना खाने के बाद में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में घर में सोते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में रात गुजर जाती है और सुबह सुबह जब प्रदीप की पत्नी रेखा की आंख खुलती है तो उसके सामने का जो दृश्य होता है ये किसी को भी विचलित कर जाए। दरअसल रेखा देखती है कि उसके पति प्रदीप की किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। प्रदीप चूँकि बराबर में ही सोए थे, अब इस तरीके से हत्या हो जाना, पत्नी रेखा सोचती है कि मैं कितनी गहरी नींद में सो गई थी, मेरे पति को कितनी बेरहमी से कत्ल किया होगा, मेरे पति ने लास्ट टाइम पर मुझसे क्या क्या मदद की गुहार लगाई होगी, लेकिन मैं कितनी अभागन थी जो सोती ही रह गई।
ये जो खबर थी, जो रेखा के दोनों बच्चे थे वो दूसरी साइड थे, उनको भी लग जाती है, वो भी रोने लगते हैं, दहाड़े मारने लगते हैं। अब रेखा, घर में 2 बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखने पुकारने लगते हैं। जब इनके चीखने पुकारने की आवाज़ सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास जो मोहल्ला होता है उस मोहल्ले के अंदर फैलती है, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अचानक से प्रदीप के घर से ऐसे रोने की आवाज़ क्यों आ रही है, आखिरकार क्या हो गया है। अच्छा, प्रदीप के जो परिवार वाले थे, जो वो भी बराबर में रहते थे, उनको भी जब ये खबर चलती है तो वो भी भागते हैं प्रदीप के घर की तरफ को। होते करते पूरा मोहल्ला, पूरा गांव प्रदीप के घर के पास इकट्ठा हो जाता है। जैसे तैसे कर कर गेट खुलवाया जाता है। अब जैसे ही गेट खुलवाया जाता है तो उसके बाद में अंदर का जो दृश्य होता है, ये देखने के बाद में हर कोई विचलित हो जाता है। दरअसल प्रदीप की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में किसी फरसे से उनके गले पर वार किए हैं, उनके जिस्म पर वार किए हैं, और शायद मौके पर ही प्रदीप की मौत हो गई है। उनके जो बेड था, जो चारपाई जिस पे वो सोए थे, जो बिस्तर लगा हुआ था, उस पे जो खून था वो भी तकरीबन जम चुका था। यानी तकरीबन 12 बजे के आसपास ये हत्या की गई होगी, 11 बजे के आसपास, और सुबह 6 बजे का मामला। तो इस तरीके से ये जो खून था वो भी पुराना दिखाई पड़ रहा था। लिहाजा अब ये जो खबर थी धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है कि गांव के अंदर प्रदीप जो कुक थे पेशे से, उनकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। लिहाजा ये जो खबर थी अब ये धीरे धीरे जब गांव के अंदर फैलती है तो वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस इस मामले में काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है। सबसे पहले पुलिस अपनी टीम को लेती है, एसएफएल की टीम को लेती है, डॉग स्क्वाड की टीम को लेती है, अपनी गाड़ी उठाती है। गाड़ी उठाने के बाद में मौका वारदात पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जो लोगों की भीड़ थी उसको बचाते हुए, साइड करते हुए आगे बढ़ती है। जो पूरा कमरा था उस कमरे को सील करती है। सील करने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसकी बहुत बारीकी से समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद में डेड बॉडी का पंचनामा करती है और पंचनामा करने के बाद में डेड बॉडी को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी। अब इधर पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि किसी तरीके से इस केस को सुलझाया जाए। अब यहाँ पर हत्या हुई है, ब्लाइंड मर्डर है, लिहाजा इस घर के अंदर अगर कोई था तो प्रदीप की पत्नी रेखा और उसके 2 बच्चे। इसलिए पुलिस सबसे पहला जो सवाल करती है ये प्रदीप की पत्नी रेखा से करती है। रेखा से पूछा जाता है कि क्या कुछ हुआ था, तो रेखा बताती है कि शाम का खाना खाने के बाद में हम लोग तो बस सो गए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग सोए और सोने के बाद में जब मैं सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास उठी हूँ तो उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे पति की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। पत्नी रेखा के बयान लिखवाए जाते हैं। रेखा का रो रो कर बुरा हाल होता है। कहती है कि मेरे जो पति थे वही मेरा सहारा थे, परिवार वालों से भी ज़्यादा सपोर्ट मिलती नहीं है, मेरा क्या होगा। उसके बाद में रेखा का बेटा और रेखा की जो बेटी होती है यानी प्रदीप के जो दोनों बच्चे, उन दोनों के बयान लिखवाए जाते हैं। बच्चे बेचारे यही बताते हैं कि हम तो दूसरे रूम में सोए थे, हमें तो नहीं पता। सुबह को जब माँ के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो हम लोग भागे और जब देखा तो पिताजी की हालत इस तरह। लिहाजा पुलिस प्रदीप की पत्नी रेखा और दोनों बच्चों के बयान लिखते हैं। उसके बाद में आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उनके बयान लिखवाए जाते हैं। आस पड़ोस के लोग भी यही बताते हैं कि साहब हमें तो सुबह को प्रदीप की पत्नी रेखा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थी, तब हम लोग यहाँ पहुँचे और हमने प्रदीप के घर वालों को भी खबर की। अच्छा, पुलिस को जब पता चलता है कि प्रदीप के घर वाले भी हैं, इसलिए प्रदीप के घर वालों से पूछताछ की जाती है। अब जैसे ही घर वालों से पूछताछ की जाती है तो घर वाले कुछ अजीब तरीके की बातें बताते हैं। घर वाले बताते हैं कि जो प्रदीप की पत्नी रेखा थी उसके प्रदीप के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं थे और कहीं ना कहीं अगर प्रदीप की हत्या हुई है तो इसमें प्रदीप की पत्नी रेखा का हाथ है। लेकिन पुलिस वाले इस पूरे मामले में रेखा को अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि घर वालों से प्रदीप अलग रह रहा था तो प्रदीप से घर वालों की कुछ अनबन हो, इसलिए प्रदीप के घर वाले जो हैं वो रेखा को फंसाने की कोशिश करते हो। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में रेखा को एकदम से गिरफ्तार भी नहीं कर सकती थी। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब इस पूरे गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव कर देती है। और दोस्तों, जब इस पूरे गांव के अंदर पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव करती है तो पुलिस को कुछ बातें तो पता चलती हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच जाए इस तरीके की बातें पुलिस के लिए अभी भी नाकाफ़ी थीं। लिहाजा जो पुलिस थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस व्यक्ति की जो हत्या की गई है ये किसी तेज़ धारदार हथियार से इसकी गला काट कर इसके जिस्म पर वार करके हत्या की गई है। अब आप लोग बोलेंगे कि इस तरीके से पुलिस के पांव तले से ज़मीन क्यों खिसकी, क्योंकि वो तो देखने से ही लग रहा था कि जो है व्यक्ति की हत्या किसी तेज़ धारदार हथियार से हुई है। लेकिन दोस्तों, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और चीज़ मेंशन थी, और वो चीज़ ये मेंशन थी कि हत्या करने से पहले जो प्रदीप थे वो गहरी नींद में सोए हुए थे। अब गहरी नींद में क्यों सोए थे? दरअसल प्रदीप के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था।
ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत वाज़े तरीके से मेंशन होता है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस मेंशन देखती है कि प्रदीप के खाने में नशा था, अब प्रदीप की हत्या हुई है, कोई अज्ञात व्यक्ति घर में हत्या कर गया है, तो फिर वो प्रदीप को खाने में नशा क्यों देगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस के जहन में थोड़ा थोड़ा शक जो था वो रेखा की तरफ कन्वर्ट करती हैं। दूसरी तरफ जो मुखबिर होते हैं वो आके बताते हैं कि प्रदीप के घर वालों ने जो बातें बताई थी वो 100% सच हैं। रेखा और प्रदीप के बीच में अक्सर आए दिन झगड़ा होता था। आस पड़ोस के जो कुछ लोग थे उन्होंने भी अक्सर प्रदीप के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनी हैं। लिहाजा जो पुलिस थी, अब चूंकि रेखा के बारे में 2 सबूत पुलिस को मिल चुके थे। पहला कि खाने में नशा मिलाया गया था, दूसरा कि प्रदीप की पत्नी और प्रदीप के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस और ज़्यादा पुख्ता होना चाहती थी, इसलिए पुलिस जो थी अब वो रेखा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। अब दोस्तों जैसे ही रेखा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ पर जो चीज़ें क्लियरली आती हैं उसे देखने के बाद में पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। दरअसल प्रदीप की जो पत्नी रेखा है उसकी एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात हुआ करती है। अब इस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर पड़ोस में ही रहने वाले एक राजू नाम के लड़के का है। लिहाजा जो पुलिस थी अब प्रदीप की पत्नी रेखा को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती और पुलिस थाने लाने के बाद में रेखा से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करती है कि बताओ तुमने अपने पति की हत्या क्यों की। अब जैसे ही ये बातें रेखा सुनती है तो रेखा ढंढोरा पीटने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ससुराल वालों से तो मेरी वैसी ही नहीं बनती है, तो उन लोगों ने बस ऐसे ही कह दिया होगा और तुम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो। लेकिन उसके बाद में जो पुलिस थी वो रेखा से कहती है कि अच्छा ये बताओ कि राजू कौन है। अब जैसे ही राजू का नाम आता है अब रेखा कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब जैसे ही राजू के नाम से रेखा परेशान होती है तो उसके बाद में पुलिस वाले अब रेखा से कहते हैं कि देखो सब कुछ सच सच बता दो, अन्यथा तुम्हारे लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसके बाद में रेखा कहती है कि हाँ, मैंने ही राजू और उसके दोस्त सोनूपाल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। अब जैसे ही ये बातें रेखा पुलिस को बताती है तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो राजू और सोनूपाल इन दोनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को भी पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब बारी बारी से इन तीनों को फ्रंट सीट पर बैठाल कर जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है। दरअसल प्रदीप जो कि मलिहाबाद के इस कुसभरी गांव में रहते थे और एक स्कूल में ये कुकिंग का काम करते थे, आए दिन घर से बाहर रहना, लेकिन इनकी जो पत्नी रेखा थी वो पड़ोस में ही रहने वाले एक राजू नाम के व्यक्ति के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में आ जाती है। अब राजू के साथ में ताल्लुकातों में आती है, उसके बाद राजू का जो अक्सर था वो रेखा के घर आना जाना हो गया क्योंकि पड़ोस में ही रहता था। अब जब कभी भी प्रदीप जो था वो अपने कुक के काम से खाना बनाने के लिए जाता या फिर कभी सौदा वगैरह खरीदने के लिए जाता या फिर बाहर किसी भी काम से जाता, रेखा तुरंत राजू को बुलाती, उसके साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बनाती, जिस्मानी ताल्लुकात बनाती। अब राजू इस बारे में अपने दोस्त सोनूपाल को बताता है कि उसकी पड़ोस में रहने वाली भाभी रेखा के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात हैं और जब उसके मन में आता है जब वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है। अब जैसे ही ये बात सोनूपाल सुनता है तो वो राजू से कहता है कि यार मेरा भी कुछ जुगाड़ कराओ। तो जो राजू था वो रेखा से कहता है कि इस तरीके से मेरा दोस्त है, वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो जो रेखा होती है वो सोनूपाल को भी आने की इजाज़त देती है। अब राजू और सोनूपाल दोनों साथ में आते, दोनों साथ में रेखा के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, बारी बारी से बनाते, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप दोस्तों उसके बाद में कहते हैं ना कि जो इश्क और मुश्क, अवैध संबंध, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ दिनों तक इंसान इन्हें छुपा के रख सकता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें यानी सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। एक दिन जो प्रदीप होते हैं ये अपने काम से जल्दी लौट आते हैं। अब जैसे ही प्रदीप घर लौट के आते हैं तो देखते क्या है कि इनके ही घर के अंदर राजू और सोनूपाल उसकी पत्नी के साथ में बहुत ही गलत तरीके से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब प्रदीप ये सारी चीज़ें देखता है, वो आग बबूला हो जाता है। वो राजू और सोनूपाल को गाली देकर वहाँ से भगा देता है और अपनी पत्नी रेखा की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई कर देता है। रेखा की ना कि मार पिटाई करता है बल्कि उसे काफ़ी ज़्यादा डराता धमकाता भी है और कहता है कि देखो तुम इस तरीके की चीज़ें करोगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप से शिकायत करूँगा और माँ बाप से भी शिकायत करूँगा और साथ के साथ तुम भी सोचो कि तुम्हारा जो हंसता खेलता परिवार है ये बिल्कुल उजड़ जाएगा। रेखा उस समय तो हाथ पांव जोड़ लेती है, लेकिन बाद में ये फिर से राजूपाल और सोनूपाल से बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार प्रदीप ने रेखा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन लगा रखी थी। रेखा का बाहर आना जाना बंद था और घर पे भी प्रदीप अक्सर नज़र रखा करता था। इसी बात को लेकर रेखा, राजूपाल और सोनूपाल जब ये तीनों लोग मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ में अपनी जिस्मानी भूख नहीं मिटा पाते हैं, तो उसके बाद में ये लोग एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना प्रदीप को ही हम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा करते हैं।
रेखा राजूपाल और सोनूपाल को ऑफर देती है कि अगर तुम प्रदीप की हत्या कर देते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हारी हूँ, तमाम ज़िंदगी तुम मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते रहना, कोई ना रोकने वाला होगा ना कोई टोकने वाला होगा। ये बातें कहीं ना कहीं राजू और सोनूपाल को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद में राजू और सोनूपाल एक नशीला पदार्थ, नशीली मेडिसिन रेखा को ला के देते हैं और कहते हैं कि ये तुम उसके खाने में मिला देना और जैसे ही वो सो जाए तुम हमें बुला लेना, मामला जो है वो इस तरफ कर देंगे या फिर उस तरफ कर देंगे। अब 10 मई साल 2024 को प्रदीप जब अपने काम से लौट कर आता है, थका हारा था, शाम का खाना खाता है, लेकिन प्रदीप को नहीं पता था कि उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया है। खाना खाते ही प्रदीप को नींद आ जाती है। रेखा तुरंत राजूपाल और सोनूपाल को कॉल कर देती है। राजूपाल और सोनूपाल आते हैं। रेखा अपने पति के पांव पकड़ती है। राजू जो था वो हाथ पकड़ता है। सोनूपाल उसके गले पर फरसे से वार करके उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में राजूपाल और सोनूपाल वहाँ से चले जाते हैं। प्लान के मुताबिक रेखा पूरी रात अपने पति के शव के साथ में सोती है और सुबह 6 बजे उठकर ये रोने धोने लग जाती है। इस तरीके से ये पूरे प्लानिंग करती है कि लोगों को बस यही लगे कि लूटपाट के सिलसिले में आकर किसी ने जो प्रदीप है उसकी हत्या कर दी। दोस्तों ज़रा सोचो कि एक महिला जो अपने पति और अपने बच्चों के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही है, उसकी मुलाकात एक राजू नाम के लड़के से होती है, उससे उसकी बातचीत हो जाती, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर वही उस लड़का जो है वो अपनी प्रेमिका से ये कहे कि एक और लड़का है जो तुम्हें पसंद करता है, तो कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता होगा, वो सिर्फ जिस्मानी भूख मिटाना चाहता है। और रेखा ने ये चीज़ें सोची नहीं। राजूपाल और सोनूपाल से वो अपनी जिस्मानी भूख मिटाती रही और उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने पति की ही हत्या कर दी। आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, राजूपाल की, सोनूपाल की या फिर रेखा की? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप लोग के कल के दिन जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए, शीलनिधि हैं लिखते हैं, मलिक भाई स्टोरी अच्छी लगी है, बेस्ट संबंध से ही क्राइम हो रहा है आजकल, तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी वेस्ट हैं लिखते हैं एकदम बढ़िया, तो दी वेस्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में टी सिरिंग लामा है लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, तो टी सिरिंग लामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गिलिप प्रेमजीत हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी। अवतार सिंह गिल फ्रॉम पंजाब, तो अवतार सिंह गिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गोल्डन बाल हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई नाइस स्टोरी, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। नूर मोहम्मद अंसारी हैं लिखते हैं भाई आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, गुड वर्क, तो नूर मोहम्मद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, तो भैया नमस्कार बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में जान सावन जान है लिखते हैं लव इस मॉट, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रेहान खान है लिखते हैं बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हो, सऊदी अरब रियाद से आपकी कहानी सुनता हूँ, तो मोहम्मद रेहान खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं लिखते हैं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी पर, मेरा महादेव की कृपा बनी रहे, जय भोलेनाथ, बेस्ट ऑफ लक भाई। तो देव कुमार जी आपको भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से मेरे तमाम व्यूवर्स को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद में शाकिर हुसैन लिखते हैं मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम नाइस स्टोरी गोपालगंज से सुनते हैं, तो शारिक हुसैन जी वालेकुम सलाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी कासिम है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, भाई वालेकुम सलाम आपका शुक्रिया। जयप्रकाश जी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, वीडियो जो आपकी आती हैं ये बहुत अच्छी आती हैं, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपकी वीडियो कॉल बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका। तो जयप्रकाश जी नमस्कार भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहनाबुलंद शहर से, तो सुनील त्यागी जी नमस्कार, आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में तारिक अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, थैंक्स। तारिक अंसारी जी वालेकुम सलाम, जी मैं खैरियत से हूं, आप कैसे हैं बताएं। रिजवान अंसारी हैं लिखते हैं कैसे हो मलिक भाई, तो भाई मैं ठीक हूं, आप सबकी दुआएं हैं। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो नमस्ते भैया सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फिरोज़ वानी हैं लिखते हैं हेलो मलिक भाई, मैं कोमापली हैदराबाद से हूँ और आपकी स्टोरी सुने बिना सोता नहीं हूँ, डेली वेट करता हूँ, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ जी। धीरज चौधरी हैं लिखते हैं भैया जी राम राम, भैया जी कहानी मेरे यहाँ की है और आपने कहानी उठाने के लिए आपका धन्यवाद, तो धीरज चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम भैया। बाबूजी अंसारी हैं लिखते हैं भाई साहब ये कहानी मेरे ज़िले की भी सुनाओ, मेरा नाम ज़िला हरदोई है, मोहम्मद जीशान अंसारी ज़िला हरदोई उत्तर प्रदेश से रहते हैं, तो जीशान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हरदोई की कोई कहानी मिलेगी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। नसीर अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, रमज़ान में टाइमिंग क्या रहेगी कहानी सुनाने की, तो नसीर अहमद जी कहानी सुनाने की जो टाइमिंग रहेगी वो 10 ही बजे रहेगी। आप लोग अगर तरावी नमाज़ वगैरह पढ़ के आओ तो बाद में सुन सकते हो, लेकिन कहानी की जो टाइमिंग है ये 10 बजे रख दूंगा, मैं रिकॉर्डेड वीडियो करूंगा रमज़ान में।
उसके बाद में अब्दुल्ला अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो अब्दुल्ला अंसारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में दी वेस्टर्न लिखते हैं बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। तो दी वेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए के खान लिखते हैं भाई सुनी हुई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था, बेगुनाह की जान चली गई। ए के खान जी आपने बहुत अच्छी बात कही। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये बालिश बिहारी का, लिखते हैं कहानी सुना अच्छा लगा जी, पत्नी को की गलती करें लेकिन जान से मेरा उम्मीद है। तो बालिश बिहारी जी आपका शुक्रिया। अरहान खान है, लिखते हैं मलिक भाई दूसरी तरह की भी स्टोरी सुना दिया करो। तो अरहान खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर जो कहानी आती हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आती हैं। नक्षत्र सिंह है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, मेरी टेलर की दुकान है, मेरे पास एक खादिम शाह काम करते हैं, बहुत दिन में एक बार भी नमाज अदा नहीं करता। भाई साहब आप उन्हें कहें कि नमाज अदा किया करें। तो नक्षत्र सिंह जी मेरे भाई, ये किसी के कहने से नहीं होता है कि अगर इंसान अपने धर्म के लिए झुकता है, अगर कोई प्रेयर करने के लिए जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मंदिर जाते हैं या कोई मस्जिद जाता है तो फिर अपनी मर्ज़ी से करे तो बेहतर है, और किसी के कहने से अगर कोई करता है तो फिर क्या ही कहा जाए। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई क्या हो गया है, समाज को कुछ समझ नहीं आता। सभी व्यूवर्स से अनुरोध है कि कहानी पर अपने लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। राजपुरा खबरनामा जी जिस तरीके से आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं आपका शुक्रिया। एडवोकेट जी हैं, लिखते हैं भाई आलोक पांडे, तो आलोक पांडे जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी अपना कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं मेरे छोटे भाई आप खुद ही बता दीजिए कि किसकी गलती है। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये हसीबुल अंसारी का है और ये हिदायत करते हैं लड़कियों को खासकर अपने पति के साथ में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। दी वेस्टर्न हैं, लिखते हैं सिर्फ वेस्टर्न हवा ही नहीं हिंदी एडल्ट वेब सीरीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं सबके लिए। उम्मीद है बहुत ही गंदगी दिखाते हैं लेकिन एक्ट्रेस का हस्बैंड बनाते हुए अरेस्ट हुआ था। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं, फिरोज़ जी कमेंट्स करते हैं, फिरोज़ जी आगे हार्ट बनाते हैं, शान आलम जी हार्ट बनाते हैं, सोहन लाल सेतिया जी हार्ट बनाते हैं, करण रावत जी हार्ट बनाते हैं, तो करण रावत जी 3 जगह हार्ट बनाते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आया करे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। और डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला जो है वो लगातार चालू हो गया है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कहानी आना चालू हो गई हैं, तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं और उस चैनल पर ताकि रीच अच्छी बन जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना ना भूलें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।